So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज भाई साहब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपने साइंस में फिजिक्स सेगमेंट जो है उसका सेकंड चैप्टर और उसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन नाम सुने ही होंगे और इनसे जुड़े एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन न्यूटन नाम सुने और कहानियां सुने होंगे कि इनके ऊपर क्या हुआ था कि एक एप्पल गिर पड़ा था। ये अपने पेड़ के पास बैठे हुए थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और हुआ क्या कि इनके ऊपर एक एप्पल गिर गया। तब से इनको लगा कि ऐसा कुछ हमारी अर्थ के पास है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो तब से ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। इसके कुछ जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमको अपने एनसीईआरटी चैप्टर में डिस्कस करने हैं तो उसको देखते हैं। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपनी पीपीटी पे। इसको इतना रखते हैं और तो अपना चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमको डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम हमने बता दिया ग्रेविटेशन और इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही है कि हमारी अर्थ के पास कुछ ऐसी पावर है जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। हम कोई चीज़ जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस हमारी अर्थ की तरफ आ जाती है। इससे ये क्लियर होता है कि हमारी अर्थ के पास कुछ है, कुछ पावर है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है ग्रेविटेशन, दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये ग्रेविटेशन यूनिवर्सल क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब ये ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग समझेंगे ये यूनिवर्सल है, मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल है, पूरी के पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल है। ये नहीं कि सिर्फ एक एरिया या एक सिटी में एप्लीकेबल है, नहीं, हर जगह एप्लीकेबल ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रहेगा। फिर हम लोग समझेंगे फ्री फॉल क्या होता है, जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू ये इस ग्रेविटेशन से कुछ अलग है, ये कैपिटल जी रहेगा हमारा और ये स्मॉल जी रहेगा। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। फिर डिस्कस करेंगे मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको हम लोग समझेंगे कि ये कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे, बॉयंसी के रूल समझेंगे और लास्ट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर के, बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस लेकर के। सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक दिन की छुट्टी बना लिए होगे, मंडे कंप्लीट रेस्ट, कोई ट्यूशन का वर्क नहीं, कोई ट्यूशन क्लास नहीं, तो अच्छे से एंजॉय कर लिए होगे। अब वापस से अपनी पढ़ाई पर अगले 5 दिनों के लिए जुट जाओ और अपनी जो 2 चैंपियनशिप है, एक होमवर्क चैंपियनशिप और दूसरी आउट ऑफ द बॉक्स चैंपियनशिप, इस दोनों में विजेता बनो तो हमको बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ग्रेविटेशन, तो भाई साहब हुआ क्या था, ये देखो, इन्हें देखो, ये न्यूटन भाई साहब बैठे हुए हैं और इनके ऊपर गिरता है एक एप्पल और इनको ये तुरंत क्या कह देते हैं, भाई साहब व्हाट इज दिस इज ग्रेविटी। ठीक है, उस समय तुरंत ग्रेविटी नहीं बोले होंगे, ठीक है, कुछ सोचे समझे विचारे होंगे तब जाकर के बोले होंगे। ठीक है, कुछ कहानियां ऐसी हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, पेड़ के नीचे ये नहीं बैठे हुए थे, ये अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे, क्लासरूम में कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही थी और ये भाई साहब क्या कर रहे थे, खिड़की के पास बैठे हुए थे और बाहर के नज़ारे देख रहे थे। तो इनके स्कूल के जो पार्क था वहां पर एक ये एप्पल का ट्री लगा हुआ था और वहां से एप्पल गिरा। तब इन्होंने सोचा कि आखिर ये एप्पल नीचे कैसे गिरा। तो बहुत सारी कहानियां हैं, कौन सी सच कौन सी झूठ, इसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो बस हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, कहानी कुछ भी हो। ठीक है, एप्पल गिरा, अब वो न्यूटन पे गिरा कि कहीं और गिरा, ये बात की बात है। ठीक है,
कुछ बच्चे कहते हैं कि न्यूटन के ऊपर एप्पल की जगह कुछ और गिर गया होता, नारियल वगैरह गिर गया होता तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट ही ना आता ये, ठीक है, हम लोग न्यूटन को जानते ही ना, ठीक है। अगर नारियल गिर जाता बड़ा सा तो हो सकता है कि इनकी डेथ हो जाती, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि अगर एप्पल की जगह कुछ और ही गिरना था, ठीक है। तो फिलहाल मजाक से हट के आते हैं हम लोग, अब समझते हैं न्यूटन की ग्रेविटेशन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। न्यूटन का कहना है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है किसी ना किसी कुछ अमाउंट के फोर्स के साथ, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है, हम तुम, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, जितनी भी चीजें हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स है वो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ये न्यूटन भाई साहब का कहना है। सेकेंड, द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, हम सभी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम सभी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां लिखा है द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा फोर्स जिससे दो लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट जिस फोर्स से कर रहा है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर सर यदि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने ये मान लेते हैं पेन है, ठीक है, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो क्यों नहीं रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं हो जा रहे हैं, कोलिजन हम लोग के बीच में क्यों नहीं हो जा रहा है फिर, ठीक है, ठीक है। न्यूटन का कहना है कि सभी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि जो हमारे सामने वॉल है, दीवार है, वो भी हमको अट्रैक्ट कर रही है, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का कोलिजन क्यों नहीं हो जा रहा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो भाई साहब, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छे समझो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, कि आखिर जब न्यूटन का कहना है कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो कोलिजन क्यों नहीं होता, एक दूसरे से भिड़ क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, सबके सब तो वैसा ही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है बैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड फोर्स क्या कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान सुनो, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है, मतलब कि उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उसको उसके चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसको एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दे रहा है, तो वो बैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि जितने फोर्स से हम इस मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ही फोर्स से ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से हमारे बीच में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, ना हमारा स्टेट चेंज हो रहा है ना इसका स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना हम और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, एक बैलेंस्ड फोर्स की सिस्टम में आ गया और हम लोग क्या है, हम लोग अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात ध्यान रखना। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब हमारे अर्थ के उसमें आता है, तो जब हम बॉल को ऊपर फेंके, अब जो भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंट है, ठीक है। अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स से खींच रही है, वो ज्यादा फोर्स बॉल पे लगा रही है, बॉल कम फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर फोर्स बढ़ गया, एक तरफ का फोर्स बढ़ गया, दूसरी तरफ का फोर्स कम हो गया, तब यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स का सिस्टम बन गया। अब यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट या फिर और उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, और यदि वो मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, ठीक है। मतलब कि उसके स्टेट में चेंज आएगा यदि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। हमारे
और इस पेन के केस में क्या था, हम दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रहे थे, इस वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है। यदि एक सर्टेन एरिया होता है, ठीक है, हमारे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है, उस एरिया के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आएगा तो अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेगी। अगर उस एरिया के बाहर चले गए, उस ग्रेविटेशनल एरिया के हम बाहर चले गए, तब हमको अर्थ नहीं खींचेगी, ठीक है। एक इसकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि सबको खींच लेगी। भाई अगर अर्थ के पास इतना ही ग्रेविटेशनल पावर होता, अगर इतना ही ग्रेविटेशनल पावर होता तो सन अभी तक अर्थ पे आ जाता और सब कुछ खत्म हो जाता, मून अर्थ पे आ जाता, भाई मून को भी अट्रैक्ट कर लेती। लेकिन मून को और सन, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल पावर से वो दूर हैं, ठीक है, या ये कहो कि जितना ग्रेविटेशनल पावर ये अप्लाई कर रही है, अर्थ ग्रेविटेशनल पावर अप्लाई कर रही है सन पर, उतना ही सन अप्लाई कर रहा है, तो बैलेंस सिस्टम बन जा रहा है, बात खत्म, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दें, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जा रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है और अर्थ अपनी दुनिया में मस्त है। यही मून के साथ है। मून के साथ हमारा कोलिजन क्यों नहीं हो जा रहा है, मून और अर्थ क्यों टकरा नहीं जा रही है, क्योंकि जितना फोर्स अप्लाई कर रही है अर्थ मून पर, उतना ही मून कर रहा है अर्थ पर, ठीक है। जितना अर्थ मून पर फोर्स अप्लाई कर रही है, उतना ही मून अर्थ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है, दोनों अपनी दुनिया में मस्त है। समझ में आ गया। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल एरिया में, अर्थ की ग्रेविटी एरिया में कोई चीज आएगा तो भाई साहब तुरंत उसको वो नीचे बुला लेगी कि तुम आ जाओ। समझ में आ गया इतनी बात। तो यही है हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन, ठीक है, कि एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ सर्टेन फोर्स। ध्यान रखना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में तुमको दिखाई देंगे, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी तुम्हें अट्रैक्शन दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अपने आप को समझाना कि हर जगह अट्रैक्शन है, हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे कहो कि सर दिखाई नहीं देता, उस समय क्या हो रहा है, तो उस समय बैलेंस सिस्टम बन रहा है, उस समय इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। जितना ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतना ही ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा तो तुरंत दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे न्यूटन भाई साहब का ग्रेविटेशन के जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। आगे चलें, अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम तुम्हें बता रहे हैं ये यूनिवर्सल, इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, इस वजह से यूनिवर्सल कह रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ प्रयागराज में अप्लाई होता तो हम कहते प्रयागराज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, प्रयागराज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर किसी विशेष एरिया में होता तो वहां का हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते। लेकिन ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, हर यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं कि व्हाई हियर यूनिवर्सल इज रिटन, यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों लिखा हुआ है, तो बता देना उनको। चलते हैं, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड हैं, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोल दो, चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, बात एक ही है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूछ जाता है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा भी है तुमसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा डिफाइन करो। तो वो है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट A है और दूसरा ऑब्जेक्ट B है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश, ये और ही अच्छा बन गया। ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो D है।
तो कह रहे हैं कि ये एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उनके मास के m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, उनके मास के, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इनके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो F है, फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि ध्यान रखो, बहुत ही ध्यान समझो कि अगर मास बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं तो फोर्स कम होगा, और उनके बीच की दूरियां कम हो रही हैं तो फोर्स ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट। तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। वो फोर्स जो होता है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ गए? मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। इतना समझ गए? अब देखो, हम चल रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने चल रहे हैं। इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, ध्यान समझिए। कैसे लिखे हुए हैं यहां पर हम, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। इसमें यही तो, यहां पे यही बात तो कही गई है कि फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि F जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। ध्यान समझना, ये डिराइव करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही लिखोगे कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, देयरफॉर दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। क्लियर बात? फिर है सेकेंड, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहां पे लिखे हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान रखना, यहां पे आया है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, r is equal to distance between two objects जिनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर? अब इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पर हम कंबाइन कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो मिलेगा भाई। पहला हमने निकाला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। फिर क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर दूसरा है, ठीक है। ये r क्या है? उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होगा। अब इसके बाद देखो, ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। ध्यान रखना, ये हम तुमको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बताए थे कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल्स टू लिखेंगे, तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखो यहां पे लिखे हैं, g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो समझ में आया कि किस तरीके से F का हमने फॉर्मूला इजाद किया, फॉर्मूला फाइंड किया।
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की जो वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, या अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये होती है जी की वैल्यू। इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में दी रहती है लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं दी रहती है, क्योंकि फॉर्मूला में भाई जैसे हमको फोर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, जी दिया m1 दिया रहेगा, m2 दिया रहेगा, r दिया रहेगा, और जी हमें याद करना पड़ेगा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक। This formula is applicable anywhere in this universe and is a mathematical expression of universal law of gravitation। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, तभी इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, समझ गया इतनी बात को? इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब हम चल रहे हैं यहीं पर, जो जी आया है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी एसआई यूनिट हम निकालने चल रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं? एसआई यूनिट यहां पर निकालेंगे तुम्हारे सामने। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहां पर हमने जी की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तुमको लग रहा होगा सर ये जी की यूनिट कैसे आप जान गए, कैसे यहाँ पे लिख दिए, क्या कहीं से कॉपी करके लिख दिए? तो बिल्कुल यहाँ तो कॉपी किए हैं, लेकिन तुम्हें हम समझाने चल रहे हैं कि कैसे यूनिट एसआई यूनिट ऑफ जी हम निकालेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ जी लिखो यहाँ पर, एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है, ये हेडिंग तुम्हारी बन जाएगी। यहां पर हम देख रहे हैं क्या आया हुआ है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें जी की एसआई यूनिट निकालनी है, मतलब जी एक तरफ करना है, बाकी सारे वेरिएबल्स एक तरफ करने हैं, ठीक है। जी की एसआई यूनिट निकालनी है ना, जी की एसआई यूनिट निकालनी है, तो सभी के सभी जो और वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे, जी सिंगल एक तरफ रहेगा। तो जी हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। जब ये f और r का मल्टीप्लीकेशन होगा तो f मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत होगी बोलना। m1 m2 ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना, ये इधर जाएगा f मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो यही लिखे हैं यहाँ पर। अब देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, कोई दिक्कत। आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। आर क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट हम लेते हैं मीटर। क्या लेते हैं? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पे ये m1 m2 मास है, यहाँ पे m स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है। उसके बाद m1 m2, m1 का किलोग्राम रहेगा, m2 का किलोग्राम रहेगा, तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गया बात को? तो इसी तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, इस तरीके से हमने एसआई यूनिट ऑफ जी निकाल दिया है। समझे कैसे निकाले? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास रूल है, फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। अब जी की एसआई यूनिट निकालनी है, तो सभी के सभी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, जी एक तरफ रहेगा। तो जी जब एक तरफ रहा तो F मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 हुआ। उसके बाद हमने फोर्स की यूनिट रखी, डिस्टेंस की यूनिट रखी, और किलोग्राम मास की यूनिट रखी, तो हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना, यहां पर बहुत ही ज्यादा वो क्या है कि जो हमारा डिस्टेंस है, बहुत ही मजेदार बात बता रहे हैं। अगर इसको ध्यान रखोगे तभी तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, वरना गलत हो जाएंगे। डिस्टेंस जो है वो हमेशा मीटर की यूनिट में रहेगा। अगर वो किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेना,
क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अभी क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेना, ध्यान रखना मीटर में ही रहेगा। और जो हमारा मास की यूनिट रहेगी, मास की यूनिट हमेशा किलोग्राम में रहेगी, अगर ग्राम में है तो उसे किलोग्राम कर लेना, ठीक है, समझ गए। एक डिस्टेंस जो है वो छोटी यूनिट है और मास जो है वो बड़ी यूनिट है, तो मास किलोग्राम रहेगी और डिस्टेंस मीटर रहेगी, बाकी फोर्स तो तुम्हारा न्यूटन है ही, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, आगे चला जाए। अब आ जाता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं। यहां पर हम तुम्हें हिंट देंगे, बाकी सब तुम्हें खुद से करना होगा, ठीक है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम यहां नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ऑन द बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। मतलब कि यहां पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लें और हमें क्या निकालना है, फोर्स। कौन सा फोर्स, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, जिसमें m1 है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्लियर बात, क्लियर बात है। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो g की वैल्यू हम जानते हैं, यहां पे लिखोगे वी नो, बच्चा स्टेप्स लिखा करो, नहीं तो नंबर मिलेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है, जी की वैल्यू आ गई। और क्या है ये m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या दिया है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किलोग्राम में यूनिट होनी चाहिए। और दूसरा मास क्या है, दूसरा हमारा अर्थ है m2 क्या है 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अब तुम कहोगे सर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें निकालना है, एक हमारी अर्थ है और उस पर छोटा सा बॉल है 1 किलो का, इनके बीच का क्या निकालना है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। तो सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डिस्टेंस जो कवर की जाती है वो अर्थ के रेडियस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ की रेडियस से इस बॉल की दूरी यहाँ पे दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। तो रेडियस कितना दिया गया है, 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेडियस है, मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है वो किलोमीटर में है, किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3, ठीक है। 10 टू पावर 3 ही तो 1000 होता है भाई, 10 टू पावर 3 1000 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.4 इंटू 10 टू पावर, ये देखो मल्टीप्लाई जब होता है और बेस हमारा सेम रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर। इतनी बात समझे कि डिस्टेंस हमेशा मीटर की यूनिट में रहेगी। तो हमारा 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर आ गया, ये चीज समझे। जी आ गया, जी तो हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसको याद रखना। मास m1 हमारा 1 किलोग्राम दिया गया है, m2 हमारा 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम दिया गया है, रेडियस हमने निकाल दिया, किलोमीटर में था तो मीटर में कर दिया। अब क्वेश्चन जो भी हमने वैल्यू है उसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो जी है हमारा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है। फिर है m1 कितना है 1, m2 कितना है, इसको मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाई, या मत करो ब्रैकेट में करोगे दिक्कत आ जाएगी फिर से, मल्टीप्लाइड बाई m1 1 किलोग्राम दिया गया है, m2 6 इंटू 10 टू पावर 24
किलोग्राम दिया गया है अपॉन आर स्क्वायर कितना है, तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। अब बस इतना ही मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान रखो जितने भी ये 10⁻ वाले हैं इनको मत छेड़ो। सबसे पहले जो तुम्हारे पास सिर्फ नंबर है, 6.67 है, 1 है, 6 है, इनको मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, और नीचे किसको मल्टीप्लाई कर लो, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4, इनको मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखोगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर जो आएगा उसको लिख देना। उसके बाद 10⁻−11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 10⁻6 है और 10⁻6 है, 10⁻6 जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर आएगा भाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब चीजें जाती हैं तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 10⁻6 ये ऊपर आएगा, बन जाएगा 10⁻−12, 10⁻−12। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर 6 + 6 हो जाता तो 12 होता, और ऊपर चला गया तो -12 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे अब हम, तो कुछ आएगा यहाँ पर हमारा रिजल्ट, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−11 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻1 कि नहीं, 11, हाँ 11 to 13, हाँ ये 24 होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर हम 24 लिखेंगे, 24 -11 -12 ये आपस में जुड़ जाएंगे, -11 -12 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये -23 हो जाएगा। ठीक है, 24 में 23 जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक 10 बचेगा। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर तुम्हारा आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, अब इसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल का कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो वही तुम्हें करना है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पर हमें मास m1 m2 दिया गया था, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें याद है 6.67 × 10⁻11, बस फॉर्मूले पर क्वेश्चन रखा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम लोगों का आ गया। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई साहब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और है बहुत आसान, लेकिन यदि अच्छे से समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल्स A and B of mass m1 and m2 respectively are placed on some distance। कह रहा है 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास A और B, A का मास m1 है, B का मास m2 है, दोनों का मास है m1 m2 और ये कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, सम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्टिकल इज डबल्ड, अगर क्या किया जाए, दूसरे केस में क्या किया जाए कि इनके जो ऑब्जेक्ट के मास हैं इनको डबल कर दिया जाए। मतलब अब मास ए का मास हो गया 2m1 और सेकंड का B का मास हो गया 2m2। यदि इनका मास बढ़ा दिया जा रहा है, 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, वो अनचेंज्ड ही है, तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना डिफरेंस आएगा, कैसा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना सॉल्यूशन लिखेंगे और केस 1 लिखेंगे। केस 1 में हमारा क्या बात है ये देखते हैं। तो केस 1 में हमारे पास मास जो है, ठीक है, मास जो है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1। भाई साहब इस तरीके से लिखना तभी नंबर मिलेगा। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू r, देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा F1
इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो वो होगा जी। जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन r स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। केस 2 में है, केस 2 में मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इस बार क्या किया गया है, मास को 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2m1। ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ाया गया है ना, यहां देखो लिखा है इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्टिकल्स इज डबल्ड, यदि उसके मास को डबल कर दिया गया है तो 2m1 हो जाएगा। क्लियर बात। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2m2, 2m2 हो गया। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर बात। तो हमारा F2 क्या हो जाएगा, जी m1 है हमारा 2m1 मल्टीप्लाइड बाई 2m2 अपॉन r स्क्वायर। r में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। इसको और सॉल्व करेंगे। F2, अभी ये सेकंड मत लिखो, F2 इज इक्वल टू, ये देखो जी हुआ, ये 4m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, जी 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4m1 m2, 4m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 4m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है बात। F2 इज इक्वल टू 4 और ये अंदर हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 4 हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, फ्रॉम, एक मिनट, अब इसके बाद यहां पे लिखना। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे देखो जो F2 है, F2 है। ठीक है, F2 लिखा हमने, फिर 4 लिखा, और जो GM1 M2 है, जो GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, ये देखो ये हमारा F1 के इक्वल है। GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो F1 के इक्वल है। मतलब इस जगह पर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर की जगह हम F1 लिख सकते हैं। क्लियर बात। क्या लिखे हम, F2, ये F2 ये वाला है, प्लस इज इक्वल टू 4 लिखे, जो GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर है ये F1 के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी 2 ऑब्जेक्ट का मास हम डबल करते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस सेम ही रहती है, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या जाने कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मास 2 टाइम्स बढ़ाया जाएगा, डबल किया जाएगा, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। वो कितना टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी वही है, इस बार क्या कर रहे हैं कि मास को हाफ कर दे रहे हैं। मास को क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस में तो हमारा फॉर्मूला ही रहेगा। दूसरे केस में क्या करेंगे, मास को हम क्या कर देंगे, जैसे मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1/2, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2/2, उस तरीके से निकालेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज F इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ। ठीक है, तो केस वन में तो हमारा सिंपल वाला रहेगा कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2, और इनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज, विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू r।
देयरफॉर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। F1 जो होएगा वो हमारा क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, मास ऑफ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि ये दूसरी तरीके की राइट यहाँ पर सिस्टम होता है। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, m1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड, यदि उनके मास को हाफ कर दिया जा रहा है और डिस्टेंस चेंज नहीं की जा रही, तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1/2, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, m2/2। डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हमारी अनचेंज्ड है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू r, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू जी m1/2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई m2/2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। आर तो हमारा वही है, आर हमारा वही है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो जी ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात, जी m1 m2 अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो ये जो अपॉन 4 है, ये जो 1/4 है, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जी हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 4 आर स्क्वायर, ठीक है। ये जी है, ये हमारा जी है। तो इस तरीके से 1/4 बाहर आ जाएगा तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 क्या किया हमने, बाहर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर F2, ये F2 है ना हमारा, F2 इज इक्वल टू 1/4 और जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम F1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हमारा रिजल्ट निकला कि अगर हम किसी अपने दो ऑब्जेक्ट के मास को हाफ कर देते हैं, यदि हम अपने किसी दो ऑब्जेक्ट के मास को हाफ कर देते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा, ठीक है। उधर हाफ कम हो रहा है मास और इधर 1/4 इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। कितनी आसान तरीके से निकाला गया है, ध्यान रखना। इसी तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि मास हमारा सेम रहेगा लेकिन जो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जा रहा है, उसको क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो उसको भी इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उसमें कोई अलग से गणित नहीं लगती, ठीक है। इसी तरीके से मास को सेम रहने देते हैं, डिस्टेंस को वहां पे r है तो इधर 2r कर देते हैं केस 2 में, और फिर इसी फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व कर देते हैं। आई होप क्लियर होगा। आगे आता है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन 4 में देखो, दो ऑब्जेक्ट है, द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻10 किलोग्राम एंड द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दी गई है। ध्यान रखना किलोमीटर दी गई है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, वही फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू तुम्हारी 6.67 × 10⁻11 होती है, तो उसको रख करके दोनों का मास रख देना और डिवाइड कर देना ये 1.5 × 10⁻11 मीटर से, ठीक है। 11 मीटर हो जाएगा ये, 10⁻11 मीटर। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेइंग 15 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक 15 किलोग्राम का, दूसरा 40 किलोग्राम का, और इनके बीच का बच्चा ये फोर्स दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी
अच्छी तरीके से टाइपिंग नहीं हो पाई है। ये फोर्स जो यहाँ पर दिया गया है 150 इंटू 10⁻⁻10 दिया गया है। ध्यान रखना, ये फोर्स दे दिया है, फोर्स दे दिया, m1 दे दिया। m1 है तुम्हारा 15 किलोग्राम, m2 है, क्या होता है, m2 है 40 किलोग्राम, ठीक है। F दे दिया, M दे दिया, M2 दे दिया, G हमको पता रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और निकालना क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस R निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर। और हमें R स्क्वायर की वैल्यू मतलब R की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, इधर R स्क्वायर कर दो, इधर G m1 m2 अपॉन फोर्स कर दो, बस इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ही ग्रेविटेशन का वो छुपा है। कैलकुलेशन ही तुम्हारी सही तभी आंसर सही आएगा। इसलिए जो हमारे पावर वाले हैं 10⁻11 10⁻12 इन सबको अलग सॉल्व करो, ठीक है। बाद में दोनों को मिक्स करना, इन दोनों को इनको अलग सॉल्व करो, और जो पॉइंट वाले तुम्हारे डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनको अलग सॉल्व कर लो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो कर लो और पावर वाले को अलग कर लो, और लास्ट में जब सब कुछ हो जाए तब इन दोनों को मिक्स करके हमारा, जैसे यहाँ पे R निकालना है तो मीटर में आएगी यूनिट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आज का जो लास्ट टॉपिक हमारे सामने है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि आखिर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें हम ये पढ़े कि जितनी भी चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारी डेफिनेशन कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इनका कैसे अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, बहुत सारे फिनोमिना को रीजन देता है कि आखिर ये होता कैसे है। तो पहला है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हम लोग अपनी अर्थ में जो बाइंड हैं, जो अर्थ से जुड़े हुए हैं, कहते हैं ना भले ही कितना उड़ लो लेकिन गिरोगे तो धरती पर ही। तो वही बात है कि ये अर्थ से हम बाइंड हैं, अर्थ से जुड़े हुए हैं, नहीं तो क्या होता, हम अर्थ से बाहर निकल जाते। यदि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो सन में हम लोग तुरंत विदिन अ सेकेंड चिपक जाते, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला इंपॉर्टेंस है कि ये फोर्स क्या करता है, हम लोगों को अर्थ से बांधे रखता है। दूसरा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून जो रहता है वो मोशन करता रहता है, ठीक है। ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो पाता है, ठीक है। यदि दोनों की, हमारे अर्थ और जो हमारा मून है, इन दोनों में थोड़ा भी फर्क आ जाए, इनके मास में फर्क आ जाए, या फिर इनकी जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें फर्क आ जाए तो तुरंत ही कोलिजन हो जाएगा। लेकिन इनकी वेलोसिटी और मास इस तरीके की है कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनका जो फोर्स जीरो हो रहा है। इस वजह हो रहा है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हमारा मून। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और यही बात जो हमारे अर्थ मून में है वही बात प्लैनेट और मतलब जो सन है और जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनके बीच में हो रही है। सन और प्लैनेट्स आपस में क्या लगा रहे हैं, सन के चारों चक्कर लगा रहा है। तो जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे, ठीक है, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ठीक है। हमें टाइड्स देखने को मिलती है, ये टाइड्स है जो ओशन में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी को हम लोग टाइड्स बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब सन और मून क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स
अप्लाई कर रहे हैं, इस पर वही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसकी तरफ खींची हुई चली जा रही है, लेकिन जैसे ही खिंचती है ऊपर की तरफ जाती है, अर्थ इसको वापस बुला लेती है, तो कुछ दूर तो ऊपर उठती है सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स की प्रेजेंस में, लेकिन वापस से अर्थ क्या करती, अपनी ग्रेविटी लगाती है, उसको वापस खींच लेती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये टाइड्स वाला भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है जरा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, हमारे न्यूटन भाई साहब पर एप्पल गिरा, ठीक है, और इन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये ग्रेविटेशन हो गया। जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े तो इसमें देखे कि जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो भी फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो उसके फिर हम फॉर्मूला निकाले, जी की वैल्यू आज पता चली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 5 तुम्हारा वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। और भाई साहब इसमें कुछ हम कैलकुलेशन ही पूरी नहीं किए हैं, तो इसको पूरी कर लेना अपनी। यहाँ पर 6.67 6 को मल्टीप्लाई करके इनसे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया अपने शुरू के 3 टॉपिक, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर। भाई साहब इस तरीके से हम लोग आज पढ़े, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स 51 मिनट हो गया है, तो इतनी क्लास सफिशिएंट होगी। तो जो भी टॉपिक्स हम पढ़े हैं इसको अच्छे से देख लेना, प्लस अपनी एनसीईआरटी पर जाओ और एनसीईआरटी में रीडिंग कर लो जहां तक आज हमने पढ़ाया है, ठीक है। जहां तक आज हमने पढ़ाया है उसकी रीडिंग अच्छे से कर लो, जो दिक्कत हो रही है उसको वहां मार्क कर लो, जो लाइन का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको मार्क कर लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस तक हम लोगों का हो गया है, ठीक है। तो इतना चीज कर लेना, जो दिक्कत बनती है वो शाम को बता देना, और दो चैंपियनशिप चल रही है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।